हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। माय नेम इज अमन मेहता और मैं आपका बिजनेस लॉ का फैकल्टी हूं और मैं आपको लेक्चर्स के अंदर बिजनेस लॉ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और पढ़ाई अगर आपने शुरू कर दी है, बहुत बढ़िया। आपने नहीं शुरू करी, आपके लिए तो इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आया हूं मैं। हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ, क्योंकि बिजनेस तो आपने पढ़ा ही है, क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 12 के अंदर पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये लॉ होता क्या है? लॉ जैसा सब्जेक्ट तो आपके सामने कभी आया ही नहीं। तो बेटा बताओ ना, लॉ का मतलब क्या होता है? सर लॉ का मतलब ना कानून होता है। बेटा हिंदी नहीं पूछ रहा मैं, है ना, इंग्लिश हिंदी नहीं खेल रहे मैं यहाँ पे। मैं मतलब पूछ रहा हूं, व्हाट इज द अर्थ। ठीक है, तो आज जो हम लेक्चर नंबर 1 लेने वाले हैं उसके अंदर हम लॉ के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आज हम अपने सिलेबस पे नहीं जाकर हम जाएंगे कि लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपके सामने सिलेबस आ रहा है, ये रहा सिलेबस, पर्दे हट चुके हैं और आपको नजारा मिल रहा होगा अपने 5 प्यारे प्यारे टॉपिक्स का। आपके जो टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का एक्ट जो है वो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। लेकिन अभी हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और हमें यही नहीं पता कि सर लॉ क्या होता है, तो लॉ बता दो प्लीज। ठीक है, प्लीज लॉ बता दो। हमने कहा बेटा ठीक है, लॉ के बारे में बात करते हैं। और ये आज का लेक्चर इसलिए बहुत जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना पड़े तो आपको ये बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी हैं। और ये बेसिक्स अगर आपको एक बार में पता चल गए ना, तो उसके बाद आप इतनी बारीकियां देख पाएंगे लॉ जैसे सब्जेक्ट में, और आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी चीजें। तो अभी तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर व्हाट इज लॉ, हाउ टू मेक लॉ, कैटेगरीज ऑफ लॉ, वाई लॉ इज रिक्वायर्ड, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उसके घोड़े दौड़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि चलो पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है बिल्कुल शुरू से, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, हैशटैग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार लॉ बना कब। तो हमने कहा अच्छा जी ये कौन सी चीज है, अभी बना होगा कुछ टाइम पहले? नहीं। अरे वाह, हम तो दूर चले गए काफी, हम तो मिस्र में हैं, हम इजिप्ट में हैं। ठीक है, तो सर ये इजिप्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए। बेटा ये इजिप्ट के जो लोग थे, एंशिएंट इजिप्शियंस थे, जो जो बहुत पुराने टाइम के इजिप्ट के लोग थे। मम्मी वगैरह सुना होगा ना, मम्मी नहीं मम्मी, वो पट्टी वाली बांध लेते थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज से बहुत पहले कितना, 3000 बीसी। बेटा बीसी नॉर्मल वाला नहीं, दूसरा बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म होने से 3000 साल पहले जो एंशिएंट इजिप्ट के लोग थे, एंशिएंट इजिप्शियन लॉ था, वो बनाया गया। जैसे आज के टाइम पे आप यूएसए को देखते हैं, बहुत एडवांस कंट्री है ना। पुराने टाइम में बहुत पहले, बहुत 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 सालों पहले इजिप्ट हुआ करता था, इतनी एडवांस कंट्री। उन्होंने पिरामिड्स बनाए, दिख रहे हैं ना आपको, कितने बढ़िया लगते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही लॉ बनाया, मतलब इतने विकसित थे, उन्होंने पहले ही लॉ के बारे में बात करनी शुरू कर दी कि लॉ हम इंसानों को सभ्य तरीके से जीने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उन्होंने सिविल कोड बनाया और जिसकी 12 किताबें थी। ठीक है, तो आज से 5020 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 3000 बीसी, 3000 उसके बाद एडी शुरू हुआ और हम 2020 क्रॉस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर 5020 साल पहले की बात है जब पहली बार लॉ बना, और बना कहां पे? इजिप्ट में। ठीक है, ट्रेडिशन, रेटोरिकल स्पीच, सोशल इक्वलिटी, और बात करते हैं इम्पार्शलिटी की, ये सारे लॉ इन चीजों पर बेस्ड थे। भेदभाव नहीं, बराबरी होनी चाहिए, ट्रेडिशन को ध्यान में रख करके इन्होंने ये सारी चीजें अपने लॉ बनाए। ठीक है, लेकिन अब आ जाते हैं वर्तमान के अंदर, और अगर आज के टाइम पे अगर हम चीजों को देखें तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारा देश भारत। ठीक है, यहां पे भी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कमाल की बात क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे भारत का है। इसके अंदर 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, और इसके 444 आर्टिकल्स हैं।
अच्छा, ये अमाउंट चेंज होता रहता है, ये नंबर चेंज होता है, 448 भी आपको देखने को मिल जाएगा। करेंटली ये कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हो एक बार कंफर्म जरूर करें, क्योंकि नॉलेज अपडेटेड रहनी चाहिए ना हमारे पास। और जो हमारे वर्ड्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1,17,369 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कमाल का हमारा संविधान है और इसके अंदर सारी बातें होती हैं। सर लॉन्गेस्ट रिटर्न हमें समझ में आया, ये शेड्यूल और ये आर्टिकल क्या होते हैं? शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल बेसिकली एक बुक को सपोर्ट करने के लिए कुछ बातें जो रूल एंड रेगुलेशन हमने बुक में यूज किए हैं वो उसके बारे में एक लिस्ट होती है। आर्टिकल क्या होते हैं? जैसे आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, है ना, खून खराबा हो जाता है, फिर कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं, जज साहब बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, दफा 302 है ना, धारा 302 के तहत इंडियन पीनल कोड आपको सजाए मौत दी जाती है। तो ये धारा क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं हम सेक्शन। तो किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल होते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको और शुद्ध हिंदी में बोलने की कोशिश करूं तो आर्टिकल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि लॉ पे सर वापस आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ होता है, लेकिन अभी लॉ बताओ क्या होता है। तो लॉ क्या होता है उसको जानने के लिए आप समझिए, लॉ नीड्स सिचुएशन। लॉ को क्या चाहिए होती है? सिचुएशन चाहिए होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि दहेज प्रथा के खिलाफ, डॉरी सिस्टम के खिलाफ क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया कि कोई भी दहेज नहीं ले सकता, दे सकता, ये कानूनन जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर दहेज लिया दिया जाता ही ना होता तो क्या होता? क्या इस कानून को लाने की जरूरत होती? सीरियसली बताइए, क्या हमें नीड होती है इस लॉ की? बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि लॉ तभी बनते हैं जब जरूरत होती है, जब सिचुएशन होती है हमारे पास। तो द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक। सिर्फ लॉ बनाना है इसलिए लॉ नहीं बनाया जाता, कोई ना कोई सिचुएशन की डिमांड होती है कि लॉ बनाया जाए। पहले पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, विकास होता गया होता गया होता गया। मोदी जी वाला विकास नहीं, वो तो अभी पता नहीं कब होगा, कोई बात नहीं। और हाँ, ऑफेंड ना हो, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अच्छे दिन आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, विकास होता गया, होता ही गया, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, अब इतनी पॉपुलेशन है, सब अपनी गड्डी लेके निकलते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं, और कितने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जब एक्सीडेंट्स वगैरह ज्यादा होने लग गए तो जरूरत हुई कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसका लोग पालन करें और ये सारी चीजें रोकी जा सके। तो सिचुएशन थी कि नहीं थी? डाउरी का एग्जांपल दिया मैंने आपको, व्हीकल्स का एग्जांपल दिया कि बहुत लोग ठोक रहे थे, है ना, कुछ लोग तो फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, समझ गए ना आप? ओके। तो देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ। तो हर लॉ के पीछे हिस्ट्री होती है। अगर हम उस हिस्ट्री को समझ लेंगे तो हमें लॉ बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बात करी सिचुएशन की, तो आपको एक बहुत गंभीर चीज बताता हूं। जैसे भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुई थी, यह आज से 30-40 साल पहले की बात है, हुई, और बहुत दुखद हुई। एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो भोपाल में लीक हो गई, ठीक है। एक कारखाना था, एक फैक्ट्री थी, वहां पे ये गैस थी जिसको प्रोडक्शन में यूज किया जाता था, और वो लीक हो गई और रातों रात कई हजारों लोग मर गए। बहुत बुरा हुआ, और इससे पहले अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो भोपाल में वो ट्रेजेडी हुई, वो डिजास्टर हुई, उस वजह से एक लॉ क्रिएट किया गया, ठीक है, उस वजह से एक। तो ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी गई, और जब सिचुएशन आई तो तब महसूस हुआ कि हमें क्या करना चाहिए मित्रों, हमें क्या करना चाहिए, हमें लॉ बनाना चाहिए। तो तब लॉ बना भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, ठीक है। और दूसरा मैंने एग्जांपल दिया यहां पे, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। सर 2002 में ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई? एक्चुअल में ना ये पटाखे वटाखे फोड़ते रहते, बम वगैरह, है ना, ब्लास्ट होते रहते थे, गवर्नमेंट चिल करती थी, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे लगी रहती थी, एंजॉय करती थी, कहते ठीक है, होता रहता है, आतंकवाद है, चलता है अपन को तो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, 2002 में ऐसा क्या हो गया? एक्चुअल में पार्लियामेंट के पास बम फोड़ दिया, उनको लगा यहीं पे बम फूटा है, थोड़ा सा इधर होता तो अभी लाइफ झिंगा लाला हो जाती। तो
प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 बना दिया और यहां पर टेररिज्म को रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बना करके बहुत कुछ किया। लेकिन अब बात करते हैं कि हमें तो सिचुएशन समझ में आ गई, अब बताइए कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसके ऊपर जिस पे बेस्ड होता है हमारा लॉ। तो चार चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, चार चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है हमेशा लॉ बनाते वक्त, और जिनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सेफ्टी को। कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये देखी जाती है सेफ्टी है या नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, ठीक है, जिसमें हवा कम और चिप्स ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, उल्टा बोल दिया मैंने, जिसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो वहां पे आपने उसको खाया और आपका पेट में इंफेक्शन हो गया और जबरदस्त दर्द, बहुत बुरी तरह दर्द, आपने इनो पिया, पुदीना लिया, कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, आप ठीक नहीं हो रहे। आपको बहुत प्यार आएगा ना उस कंपनी पे, क्या चिप्स बनाए, वाह मजा आ गया। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगेगा? नहीं। अब आप गए कोर्ट में और कोर्ट में जाके कर दिया केस उस कंपनी के खिलाफ। ठीक है, जज साहब ने आपके फेवर में फैसला दिया कि हाँ जी ये भाई साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक काम करो, ये जो कंपनी है इस पर जुर्माना ठोक दिया कि आपको इन भाई साहब को यही 5,000 चिप्स के पैकेट और देने पड़ेंगे। आपने कहा जज साहब मैं इंसाफ मांग रहा हूं, आप तो मतलब मेरे तो अभी पेट में दर्द होता, आप तो ऊपर पहुंचा दोगे मुझे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे बेनिफिट तो मिल रहा था लेकिन सेफ्टी नहीं थी। सेफ्टी मींस व्हाट, कि आपको उस प्रोडक्ट से सेव किया जाए, उस पर जुर्माना ठोका जाए, उस कंपनी पे जुर्माना ठोका जाए और आपको सेफ्टी मिले, कंपनसेशन मिले, आपका इलाज करवाए। तो हर कानून के अंदर पहली चीज क्या होती है? सेफ्टी। देन उसके बाद आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मान लो ऐसा ही कोई एक्ट, अभी मैं किसी एक्ट के बारे में नाम लेकर बात नहीं कर रहा, आपको हर एक्ट में सेफ्टी मिलती है और कई बार बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो आप, सेफ्टी मिलती है? सर इनकम टैक्स के बारे में तो आपने भी सुना होगा, आप पढ़ा रहे हो, आपको लॉ के बारे में तो पता ही होगा। इनकम टैक्स, मेरे पापा पैसा कमाते हैं और जितना कमाते हैं उसमें से इतना सारा तो टैक्स दे देते हैं, कौन सी सेफ्टी मिल रही है? हमारी जेब से पैसा लेके जा रहे हैं ये लोग, तो बहुत अन्याय है ये। मैंने कहा बेटा रुको, सेफ्टी कैसे नहीं है? जो आर्मी, मिलिट्री, नेवी, जो एयरफोर्स वगैरह इन सब के बारे में मैं बात करूं, ये सब लोग आपको प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं। और ये पैसा आता कहां से है? ये टैक्सेस से ही पैसा आता है। तभी हम अपनी फौज को तैयार कर पाते हैं, हम अच्छे अच्छे इक्विपमेंट, वेपन्स ले पाते हैं ताकि हम सेफ रहें। तो सेफ्टी क्यों नहीं है? हर एक्ट में, हर लॉ की वजह से हमें सेफ्टी मिलती है, अदरवाइज वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, और बेनिफिट्स भी क्यों नहीं मिलते? आप सड़क पे बाइक चला रहे हो, इतनी स्मूथ सड़क है ना, मक्खन जैसी सड़क है, और आप उसमें मजे से लहराते हुए गाड़ी चला रहे हो। ये कहां से हो रहा है? कहां से वो सड़क बन पाई? वो सड़क बन पाई क्योंकि आपने टैक्स पे किया था। सर पापा टैक्स पे करते हैं, वो गाड़ी चला लेते हैं, हम भी तो चलाते हैं, हम तो टैक्स भी पे नहीं करते। बेटा ठीक है, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर गलत फहमी मत पालो। बेनिफिट आपको क्यों नहीं मिलेंगे? आप भी तो टैक्स देते हो। सर मैंने तो टैक्स दिया ही नहीं। बेटा आपने कपड़े पहने हुए हैं, सर सर्दी इतनी है, कपड़े वो तो पहनेंगे ही। बेटा आपने कपड़े खरीदे होंगे, आपकी वजह से गवर्नमेंट के पास टैक्स गया क्योंकि वो गुड्स हैं, जीएसटी। ठीक है, आप कोई बाहर जाते हो, कुछ खाने का मन करता है, जैसे अभी चिप्स का एग्जांपल लिया, तो आपने जो चिप्स खरीदा होगा उसके अंदर भी टैक्स इंक्लूडेड है। कभी पलट कर देख लिया करो, कभी नॉलेज ले लिया करो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, आपको अपने कमर्शियल, फाइनेंशियल, बिजनेस स्किल्स को बढ़ाना है तो शुरुआत कहां से कर सकते हो? जो भी आप प्रोडक्ट खरीदो उसको पलट के उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, वो किस चीज से बना है, सब चीज पढ़ो, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, मार्केटिंग कहां पे हो रही है, कहां पे ये चीज बनती है, इसकी एमआरपी क्या है, कौन कौन से लाइसेंसेस, आप खाने वाली चीजों पे आपको देखा होगा अलग अलग तरह के लाइसेंसेस के नाम लिखे होते हैं, अप्रूव्ड होती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें करोगे तो आपको चीजों की नॉलेज भी होने लगेगी। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। कोई और टैक्स पे कर रहा है तो उसका बेनिफिट भी उसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हर इंसान क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है टैक्स के फॉर्म में, तो हर इंसान को उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कोई और टैक्स पे कर रहा है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। और उसके बाद बात करते हैं एथिक्स की।
एथिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है। बहुत सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो एथिक्स का मतलब होता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इस प्रिंसिपल को ही हम एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये डिसीजन लेने के लिए जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एथिक्स बोलते हैं। और सही गलत की बातें तो लॉ में होनी ही चाहिए ना, तभी तो बेनिफिट्स मिलते हैं, तभी तो सेफ्टी मिलती है। ठीक है, तो एथिक्स क्या होते हैं। अब ये जो दो फैक्टर मैंने आपको बताया, ये दोनों फैक्टर तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। सर ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन जब भी कोई कानून बनता है तो ये चीजें रिटन होती हैं, उस कानून में लिखी जाती हैं, है ना। आपको बताना पड़ेगा किस चीज की आपको सेफ्टी दी जा रही है इस कानून में, और बेनिफिट्स किस तरह के दिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं कि जब दो मेन हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी फैक्टर्स हैं, तो अगर मान लो एक लॉ है जिसके अंदर सेफ्टी नहीं है और बेनिफिट नहीं है, क्या इसको हम लॉ बोलेंगे, क्या इसको हम लॉ बोलेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हम इनको लॉ कहेंगे भी नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे लॉ पे आते हैं, भाई दूसरे लॉ पे आना है, कहां जा रहे हो, हाँ दूसरे लॉ पे आते हैं, तो यहां पर सेफ्टी नहीं है लेकिन बेनिफिट है, क्या लॉ है ये? जी बिल्कुल नहीं, सेफ्टी नहीं है तो क्या अचार डालें चिप्स खा खा के, है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा सेफ्टी है पर बेनिफिट नहीं है, हाँ सर ये चलेगा, अपन को सेफ्टी मांगता है ना, सेफ्टी होनी चाहिए, तो यस वी नीड सेफ्टी, तो ये लॉ बन सकता है। और आगे की बात करते हैं कि सेफ्टी भी और बेनिफिट भी, तो फिर तो मौजा ही मौजा, मजे हैं बिल्कुल। तो ये दोनों लॉ हो सकता है। अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो बताइए सर कि आप किसको प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे, तो मैं तो इसको प्रेफरेंस दूंगा, इसमें बेनिफिट भी मिल रहे हैं सेफ्टी भी मिल रही है। फिर उसके बाद हम इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो सर इनको थर्ड और इनको फोर्थ, नहीं बेटा उल्टा नहीं चलना, ये तो लॉ है ही नहीं, क्या प्रेफरेंस दोगे तुम इसे, हम इसको प्रेफरेंस नहीं देते। तो यहां तक आपको फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। आगे बात करते हैं। सर अब बता दो प्लीज, प्लीज बता दो सर, हाउ इज लॉ मेड, लॉ बनाया कैसे जाता है? मैंने कहा रुको, अभी तो क्या देखना है, उससे पहले थोड़ा संविधान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो संविधान में क्या आता है, सबसे पहले ये हमारा बेस लॉ है। क्या है? बेस लॉ। अभी सिचुएशंस आगे आएंगी, और जो सिचुएशंस अभी आगे आएंगी उन पे लॉ बनेगा, और यानी कई सारे लॉ हैं जो अभी नहीं है, तो तब तक इनसे ये जो है हमारा क्या संविधान, इससे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है हमें। ठीक है, तो ये हमारा बेस लॉ है। और उसके बाद अगर हम देखें तो लॉ बनाने की पावर की बात हो रही है, तो पावर टू मेक लॉ किसके पास है, ये बात हमें बताई जाती है आर्टिकल 245 के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया कि 444 या 448 तक हमारे आर्टिकल होते हैं हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और उन्हीं में से 245 जो हमारा आर्टिकल है, जो 245 आर्टिकल है वो बताता है कि भाई पावर दे रहे हैं हम, लॉ बना लो। किसको पावर दे रहे हैं? पार्लियामेंट को पावर दी जा रही है। और किसको पावर दी जा रही है? स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी जा रही है। पार्लियामेंट को पावर है कि भाई आप पूरी कंट्री के लिए लॉ बना लो, और स्टेट को पावर दी जा रही है कि आप, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी जा रही है कि आप पूरे स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। ठीक है सर, ये पार्लियामेंट मतलब मोदी जी? नहीं नहीं बेटा, मोदी जी नहीं, मोदी जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है इस टाइम। रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। ठीक है, रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो कौन होते हैं? पार्लियामेंट के अंदर तो अपोजिशन भी होता है, विपक्ष भी होता है। थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज आपने शायद 10th तक पढ़ ली होगी एसएसटी के अंदर, सिविक्स जो थी आपकी राजनीतिक शास्त्र, तो वहां पे आपको बताया जाता था कि भाई पार्लियामेंट के बारे में, कि वहां पर पार्लियामेंट में सारे सांसद होते हैं, उनके अंदर मोदी जी भी हैं, अमित शाह भाई साहब भी हैं, और उसके अंदर मिस्टर राहुल गांधी द हैंडसम भी हैं। सब है वहां पर, क्योंकि वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के।
ठीक है, तो पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कंट्री के लिए पार्लियामेंट है, ऐसे ही एक स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर होता है। बेसिकली हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हमारे संविधान के अंदर 3 ऑर्गन बताए गए हैं हमारी कंट्री के। एक ऑर्गन है पार्लियामेंट, जो हमारे लिए लॉ क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है ना, हमारी ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है। ये जो लॉ पार्लियामेंट बनाकर देती है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाकर देता है, उसको इंप्लीमेंट करके देते हैं, ठीक है। यानी लॉ बना दिया उन्होंने, अब तुम चलाओ काम। और अगर कुछ लफड़ा हो जाए, कुछ पचड़ा हो जाए, तो फिर तीसरा ऑर्गन आता है जिसको हम बोलते हैं कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आर्बिटर ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये क्या करते हैं, केसेस होते हैं, इतना तो आपको पता ही है, फिर सुलटाते हैं मामला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, ये बताते हैं बेटा लॉ ऐसा है, क्या करके आ गया तू, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं। फिर आगे बात करते हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए बनाएगा। तो सर कंट्री के अंदर स्टेट भी तो आता है, तो अगर पार्लियामेंट ने वो लॉ बना दिया तो स्टेट की तो चल ही नहीं पा रही। मैंने कहा बेटा अगला देखो, अगला क्या है, आर्टिकल 246 में वो जो पावर थी लॉ बनाने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कह रहे रुको हम बताते, टेंशन मत लो, टेंशन ही आओ मत, ठीक है। उन्होंने कहा कि जाओ शेड्यूल नंबर 7 में जाओ, अभी 12 शेड्यूल बताए थे ना मैंने आपको, हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है। कह रहे शेड्यूल नंबर 7 में जाओ, उनमें 3 लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। सर 3 लिस्ट, हाँ जी 3 लिस्ट होती है, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट होती है। इन लिस्ट के हिसाब से अब यहां पे 97 मैटर हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट में जो मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी चीज होगी वो पार्लियामेंट उस पे क्या करेगी, लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाएंगे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे। इसमें अराउंड 66 मैटर है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो दोनों मिलकर के लॉ बनाएंगे। इसके अंदर 47 मैटर्स हैं। अब कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस ये कहता है कि पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाएगी, तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर दिए होंगे जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। किस कंट्री के साथ कैसे हमें युद्ध करना है, नहीं करना है, किससे हमें, अब कभी अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है, तो कभी वो देखते हैं कि भाई हमारी सरहदों पर जो जवान हैं वो कैसे अपना एक्शन लेंगे, कैसे वो क्या कहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, नहीं देखते ना। वो पार्लियामेंट का काम है, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस रखती हैं चीजें, ठीक है। लेकिन केजरीवाल भाई साहब जो हैं वो क्या करेंगे, हमारे ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, वो स्टेट के लिए जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पे काम करेंगे, उन पे लॉ बनाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद आपने सुना होगा ना, ऐसे ही पार्लियामेंट के लिए आपने लोकसभा और राज्यसभा सुना होगा। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये 3 लिस्ट हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली, और इन 3 लिस्ट की मदद से लॉ बनाया जाता है। तो आज का जो लेक्चर था हमने इन सब चीजों को देखा। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रोसेस से होकर के लॉ बनेगा। अभी तो हम बैकग्राउंड में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। बहुत लंबी प्रोसेस है, मैं चाहता हूं ये जो लेक्चर है बहुत शॉर्ट रहे, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपको मजा आए। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, पढ़ते रहिए, कनेक्ट रहिए, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।